It's my honor to introduce our esteemed speaker for the next session on the role of valuer, Ms. Sonal Mehta, the Senior Vice President at Resurgent India Limited. With a commendable 14-year journey in the financial domain, Ms. Mehta has been a driving force in debt syndication, business development, and strategy. Her expertise extends across diverse industries including real estate, infrastructure, power, manufacturing, and hospitality. It's time for an insightful exploration into the crucial role of a valuer with our distinguished speaker, Ms. Sonal Mehta. Good evening, everyone. Thank you so much for giving us an opportunity to introduce ourselves here. So पहले थोड़ा सा सर अगर आप लोग अलाउ करें रिसर्जन का बैकग्राउंड बता दूं बिकॉज काफ़ी लोगों को रिसर्जन का बैकग्राउंड पता नहीं होगा. हाँ, so we'll work on that sir. So basically हम लोग कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर्स हैं जहाँ पे हम क्लाइंट्स के साथ फंड रेजिंग पर्सपेक्टिव से काम करते हैं. So debt, equity, merger acquisition, valuation, legal, insolvency की प्रैक्टिस है हम लोगों की. 18 साल से मार्केट में हैं हम लोग, हेडक्वार्टर्ड इन गुड़गांव, उसके अलावा 5 ब्रांचेस हैं पैन इंडिया बेसिस पे और 250 प्लस लोगों की टीम है आज की डेट में. सो किसी को भी जब हम बताते हैं कि हमारी 250 लोगों की टीम है तो लोग थोड़ा सा सरप्राइज होते हैं कि 250 लोग मर्चेंट बैंकिंग में क्या करते हो. तो हम लोगों की यहाँ पे वर्टिकल हेड्स हैं अलग अलग. जो डेट की टीम है पूरा डेट का बिजनेस संभालती है. फिर मेरी एक वैल्यूएशन की टीम है इन हाउस जहाँ पे हम लोग महीने की 100-125 वैल्यूएशंस करते हैं. सो वो पूरा वर्टिकल हमारा अलग है. फिर एक मेरी टीवी की प्रैक्टिस है जहाँ हम लोग फीजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाते हैं. सारे पीएसयू बैंक्स के साथ हम लोग एम्पैनल्ड हैं फॉर डूइंग अ टीवी स्टडी. उसके बाद मेरी एक लीगल की प्रैक्टिस है. लीगल में भी हम लोग जो छोटी कंपनीज होती हैं जहाँ पे लीगल इन हाउस नहीं होता है, मतलब कोई भी आप अगर स्टार्टअप देखें या मिड कॉर्पोरेट देखें तो वहाँ पे उनको लीगल की इन हाउस रखने की ज़रूरत भी नहीं है. साल में कभी एक बार लीगल की ज़रूरत पड़नी है, वो उसके लिए क्यों एक बंदा हायर करके रखेंगे वो लोग. तो वहाँ पे हम लोग लीगल एडवाइजरी का काम भी करते हैं. उसके अलावा एक हमारी इंसॉल्वेंसी की प्रैक्टिस है जहाँ पे हम लोग कंपनीज के साथ जो कि स्ट्रेस में है आज की डेट में उनका पूरा रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान बनाते हैं. वी वर्क विद देम एज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. तो रेजोल्यूशन प्लान बनाना, उसको इम्प्लीमेंट कराना. तो आज की डेट में भी हमारे पास 10-11 ट्रांजैक्शंस उधर भी लाइव होंगे. मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पे है कि अपार्ट फ्रॉम रिसर्जन यहाँ पे मैं बिजनेस डेवलपमेंट और स्ट्रैटेजी हेड करती हूँ उनका पैन इंडिया बेसिस पे. 8 साल हो गए रिसर्जन में. 18 साल से सिंडिकेशन की साइड में हूँ मैं अभी आज की डेट में. एक मेरा दूसरा और भी इनिशिएटिव है जहाँ पे मैं आईआईटी गुवाहाटी के साथ एज अ मेंटर काम करती हूँ फॉर कपल ऑफ द स्टार्टअप्स. और रिसेंटली मैंने एक सेशन लिया था विद एयरटेल स्कूल लुधियाना विद स्टूडेंट्स ऑफ 8th and 9th. ये बैकग्राउंड थोड़ा सा बताना मुझे ज़रूरी था क्योंकि जब हम वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं तो मेरे को बोला गया था कि इन लोगों को वैल्यूएशन और फाइनेंसिंग समझनी है. तो मैंने बोला कि 8th और 9th के बच्चों को आप क्या वैल्यूएशन और क्या फाइनेंसिंग समझाओगे. तो बोला कि मैडम कई बच्चे यहाँ पे पिच के साथ रेडी हैं. सो मुझे लगा शायद हो सकता है ऐसे ही बोल रहे होंगे. तो जब मैंने वो सेशन लेना शुरू किया तो मैंने उनको पूछा एक सिंपल सा क्वेश्चन कि वैल्यूएशन क्या होती है. सो एक 8th ग्रेडर मुझे आके हाथ खड़ा करके बोलता है वैल्यूएशन इज द वर्थ ऑफ द कंपनी. मैंने बोला वेरी गुड. तो उसके बाद मैंने बोला कि आप वैल्यूएशन कैसे करते हो, व्हाट इज द वैल्यूएशन. तो सिंपल इमीडिएट सिंपल रिस्पॉन्स था करंट एंड फ्यूचर. सो आई वॉज रियली सरप्राइज लुकिंग एट द काइंड ऑफ जनरेशन विच इज कमिंग अप नाउ. सो बिकॉज मतलब मेरे ख्याल से 8th और 9th में जब हम लोग थे तो मेरे को तो शायद एंटरप्रेन्योर की पूरी स्पेलिंग भी उस टाइम पे चेक करना पड़ता होगा. बट द जनरेशन विच इज कमिंग अप नाउ इज वे अपार्ट. सो मैं थोड़ा सा वैल्यूएशन के ऊपर एक बार बेसिक डिस्कशन, बिकॉज वैल्यूएशन इज अ वेरी डिटेल्ड टॉपिक और मेरे को सुबह थोड़ा सा टाइम मिला इसके ऊपर वर्क करने का.
So I had just taken down some of the pointers, where I could discuss about on valuation part of it. So basically सबसे पहले अगर हम समझें तो वैल्यूएशन कितने टाइप की होती है. लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यूएशन होती है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यूएशन होती है, ईसॉप्स हो गए उसकी वैल्यूएशन होती है. लोग कंपनीज जो होती हैं अपनी ब्रांड की वैल्यूएशंस भी कराती हैं, शेयर वैल्यूएशंस भी होती है, और इन सब की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ मर्जर एक्विजिशन का ट्रांजैक्शन आप प्लान कर रहे हो कि आपको कोई कंपनी एक्वायर करनी है, तो आप वहां पे जाके लैंड और बिल्डिंग की वैल्यूएशन उस टाइम पे कराओगे, उसकी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यूएशन आप लोग जाके कराएंगे. शेयर वैल्यूएशंस जो होती है वहां पे कई बार क्या होता है कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनका एक ऑडिट का प्रोसेस ही होता है जहां पे उनको एनुअल बेसिस पे शेयर्स की वैल्यूएशन करानी होती है. सो दैट becomes a separate level of valuation then we talk about. उसके बाद जब आप फंड रेजिंग के लिए जाते हो, आप फंड रेजिंग डेट और इक्विटी दोनों जो होती हैं, डेट तो नॉर्मल जो सरकार इंस्टीट्यूशनल फंडिंग्स होती हैं, पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एनबीएफसी, जहां पे आप सिक्योरिटी के अगेंस्ट कुछ बोरिंग करते हो, दैट इज अ डेट पार्ट ऑफ इट. बट जब आप इक्विटी फंडिंग के लिए जाते हैं, जब आप अपना स्टेक डाइल्यूट कर रहे होते हो, तो उस टाइम पे आप लोगों को वैल्यूएशन करानी जरूरी है. हमारे पास जब भी कोई आता है प्रमोटर जो कि बोलता है कि मुझे फंड रेज करना है, एंड स्पेशली या तो वो स्टार्टअप हो या लार्ज पुरानी कंपनी हो जो कि बहुत टाइम से मार्केट में है, उन लोगों को हम सबसे पहले ये बोलते हैं कि फंड रेज बहुत बढ़िया है, करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप वैल्यूएशन कराइए. बिकॉज जब आपकी वैल्यूएशन आ जाएगी आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपकी वर्थ कितनी है. इन्वेस्टर को चाहिए कि नहीं चाहिए द सेकेंडरी फैक्टर, इन्वेस्टर कैन गेट हिज ओन वैल्यूएशन डन. लेकिन जब भी आप किसी इन्वेस्टर के पास बैठते हो, उसके साथ आप डिस्कशन शुरू करते हो, आपको अपनी वर्थ पता होनी चाहिए. तो वो बहुत बड़ा एक एम्बिग्विटी होती है प्रमोटर के दिमाग में कि मेरी जी ये एक्स वैल्यूएशन है, और इन्वेस्टर की दिमाग में होता है जी नहीं ये एक्स माइनस दिस है. तो वो गैप फिल करने के लिए एक वैल्यूएशन कराना बहुत जरूरी है फ्रॉम अ प्रमोटर्स एंगल. तो हम डिस्कशन ही वहीं से शुरू करते हैं कि पहले हम वैल्यूएशन करेंगे, उसके बाद हम फिर डिस्कशन करेंगे कि हमें आगे स्टेप क्या क्या लेना है, कि आपकी डाइल्यूशन अगर करानी है तो क्या परसेंटेज डाइल्यूट होगी. सो व्हेनेवर हम फंड रेजिंग के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं तो वैल्यूएशन प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल. मतलब मेरे पास एक दो लाइव एग्जांपल्स हैं. हम लोग एक बहुत बड़ा गुड़गांव का हॉस्पिटल है, आई कैन नेम इट ऑन पब्लिक फोरम राइट नाउ. तो वो लोग जब डिस्कशन शुरू हुई तो वो 350 बेड्स था. अब द प्रमोटर्स देयर एंड उनका माइंड में था जी ठीक है 350 बेड्स हम आज की डेट में हैं, 2 साल के बाद हम 600 बेड्स हो जाएंगे, और 4 साल के बाद इसी स्पेस में हम 1000 बेड हो जाएंगे. अब जो 600 बेड्स तक का तो था वो तो इनके पास अप्रूवल लाइसेंसेस आ चुके थे. 1000 बेड्स अभी वो सिर्फ प्रमोटर के माइंड फ्रेम में था, वो अप्रूवल लाइसेंसेस उसके नहीं आए थे. अब इस पे हम लोगों ने काफी टाइम लगाया है इस डील के ऊपर कि वैल्यूएशन उसका कराने में. तो बट वो डील इस वजह से नहीं हो पाई क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर जो आया, हमने 5-6 बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक मार्केट, ग्लोबल मार्केट भी डिस्कस किया कि जी ये वैल्यूएशन हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये इस लेवल की एंड द गैप देयर वाज कि जी अभी आज 350 बेड्स हो, कल को आप 650 बेड्स हो जाओगे तो हम 650 तक की वैल्यूएशन एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन 1000 बेड की अभी कोई क्लैरिटी नहीं है. सो वी कांट एक्सेप्ट वैल्यूएशन ऑफ 1000 बेड्स, एंड अल्टीमेटली द डील डिड नॉट क्रैक बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशंस. सो that's how valuation becomes a very very important point when you are speaking to any of the investors. वो क्लैरिटी रहती है कि डिस्कशन कहाँ शुरू करना है और उसका कैसे हम लोग आगे टेकअप कर सकते हैं. सो दैट इज वेयर वी डिस्कस अबाउट वैल्यूएशन. अब अगर हम बोलें कि आज की डेट में हम लोग खुद भी सेबी रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स हैं, सो उस चक्कर में when you're talking about role of valuers के valuation के पर्पस से अगर हम देखें तो वैल्यूअर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जैसे मार्केट वैल्यू असेसमेंट करना कि आज की डेट में उस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू होनी चाहिए.
So that is a major concern which he has to take on. फिर उसकी physical inspection करना property की. So that's another thing which is a part of his scope which he needs to cover ना. जब भी वो किसी report में वो physical valuation डालता है तो वो एक और ground होता है justify करने के लिए जी आज की date में इस property की ये valuation है. और उसके बाद जो रिपोर्ट प्रिपरेशन का काम होता है वो भी वैल्यूअर के स्कोप के अंदर ही कवर होता है. रेगुलेटरी कंप्लायंसेस वगैरह के हर लोकेशन के हिसाब से, हर बिल्डिंग के हिसाब से उसके रेगुलेटरी लीगल कंप्लायंस वगैरह का ट्रैक रखना, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द वैल्यूअर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. लीगल का ध्यान रखना, स्पेशली लैंड एंड बिल्डिंग के केस में देयर कुड बी लॉट ऑफ लीगल इश्यूज विच कुड बी अटैच्ड टू दैट. सो उसका भी ध्यान रखना कि उसको कैसे टैकल करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, क्लाइंट को कैसे अपडेट करना है. आप कोई M&A की डील करने जा रहे हो और आप वैल्यूअर को बोलते हो जी इसकी वैल्यूएशन करनी है हमें आज की डेट में. सो अगर उसके अंदर कुछ लीगल इशू है प्रॉपर्टी के अंदर, लैंड के अंदर, तो ये वैल्यूअर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक केयर ऑफ दैट लीगल इशू एंड द कंप्लायंस इज पार्ट ऑफ इट ऑल्सो. So these are the couple of things, which as a valuation perspective, any registered valuer has to take up. Rest, I think, you can connect with me any point of time. Valuation is a very, very detailed topic. In case anybody has specific doubts to cover, we will be happy to take that forward. Thank you so much. About ScoreMe as well. Okay, ScoreMe हम लोगों का फिनटेक वर्टिकल है एक, जहाँ पे probably हम लोग बैंक्स वगैरह के साथ काम करते हैं ऑन क्लाइंट डेटाबेसेस. सो इट्स लाइक जैसे आज की डेट में मेरा जो ScoreMe का प्लेटफॉर्म है वो सब जगह यूज़ हो रहा है, रेटिंग एजेंसीज के साथ, बैंक्स के साथ. अगर आपको किसी पर्टिकुलर कस्टमर का डेटा चाहिए जो कि लीगल की तरफ से, फाइनेंशियल्स की तरफ से, कंप्लायंस की तरफ से, अगर आपको किसी भी क्लाइंट का डेटाबेस चाहिए तो आप प्रॉब्ली ScoreMe का सॉफ्टवेयर यूज करके यू कैन एक्सेस दैट डेटा पार्ट ऑफ इट. सो आज की डेट में वहाँ पे भी हम लोगों के पास 100+ लोगों की टीम है जो कि एक्टिवली हम लोग फिनटेक की साइड में काम कर रहे हैं. दैट्स अनदर फिनटेक साइड ऑफ आवर्स. थैंक यू सो मच.